कहाँ तक पूछता हूँ? आज लिखे जाने के आप पीपीएम लेवल बन गया है। होमवर्क बन गया है। बन गया तो ठीक है, नहीं तो बताइए। पीपीएम लेवल फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। बात नहीं करो, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक भैया, तो ध्यान देना पीपीएम लेवल जो है इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब मिलियन पार्ट में कितना पार्ट है, किसका मिलियन पार्ट किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, उसमें कितना पार्ट सोल्यूट है। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट in millions part of solution। पार्ट का मतलब भाग, पार्ट का मतलब भाग। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन मिलियंस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ना बेटा, यहाँ पर पीपीएम लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर W अपॉन कैपिटल W इंटू 10 पावर 6, W अपॉन कैपिटल W इंटू 10 पावर 6। स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल W मास ऑफ सॉल्यूशन। या देखो बेटा, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 10 पावर 6 पीपीएम लेवल। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यस सर। अच्छा, पीपीएम लेवल का यूज कब करते हैं? पीपीएम लेवल का यूज जब सॉल्यूशन की मात्रा, मतलब सोल्यूट की मात्रा बहुत कम हो। जब सोल्यूट की मात्रा क्या हो, कम हो, तो लिख लेंगे इट इज यूज व्हेन सोल्यूट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी। ppm level is used when solute is in very less quantity। ठीक है? यस सर। Like for determination of hardness of water and pollution of air, where hardness of water and pollution of air, तो वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करने में और एयर का पोल्यूशन डिटरमाइन करने में। हार्डनेस वाटर की किस कारण से होती है भैया? हार्डनेस ऑफ वाटर
due to bicarbonate sulfate and chloride। बाइकार्बोनेट का फार्मूला मालूम है, ये CO3 माइनस, सल्फेट का SO4 डबल माइनस एंड क्लोराइड Cl माइनस ऑफ कैल्शियम डबल प्लस एंड मैग्नीशियम डबल प्लस। कैल्शियम डबल प्लस एंड मैग्नीशियम डबल प्लस। ध्यान देना बेटा, ये बाइकार्बोनेट के कारण जो हार्डनेस होगी ये टेम्पोररी होगी, और सल्फेट और क्लोराइड के कारण जो हार्डनेस होगी ये क्या होगी, परमानेंट होगी। क्या होगी, परमानेंट। यहां पर ध्यान दो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये टेम्पोररी हार्डनेस है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये टेम्पोररी और ये परमानेंट। तो ये टेम्पोररी हार्डनेस क्रिएट करेगा, परमानेंट। टेम्पोररी हार्डनेस क्या बेटा, ऐसे हार्डनेस इसको हीट करके रिमूव किया जा सके। तो अगर हार्डनेस को हीट करके रिमूव कर पाएंगे तो इसको टेम्पोररी हार्डनेस कहेंगे, और हीट करके रिमूव नहीं कर पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो लिख लेना, इधर मिटा दें क्या, लिख लो। आगे चलो नहीं, आगे चल रहा है। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे जो एक बार नीट लेवल पे पूछा गया है, मिटा दे रहे हैं इसको। फाइव 500 ग्राम sample of toothpaste, 500 gram sample of toothpaste has 0.5 milligram fluoride ion. Find concentration of fluoride ion in ppm level. Find concentration of fluoride ion in ppm level. Find concentration of fluoride ion in ppm level. भैया इधर देखना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ppm लेवल, यहाँ पर WA, यहाँ पर W अपॉन कैपिटल W इंटू 10 पावर 6। स्मॉल w क्या है, सोल्यूट का मास। सोल्यूट यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड आयन कितना मिलीग्राम है बेटा, और जो टूथपेस्ट का सैंपल है वो सॉल्यूशन है, ये ग्राम है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग यूनिट हैं, 10 पावर 6। तो मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर -373
मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को आप 10 पावर 2 कर सकते हो। 5 इंटू 10 पावर 2 देखो यार, अब इसको यहाँ पर 10 पावर 6 भी है, तो अब ये 2 को ऊपर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, और एक पॉइंट अगर हटाया जाए तो माइनस और एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 5। फार्मूले में 10 पावर 6 पहले से है, ये माइनस 6 प्लस 6 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ppm। क्या हो जाएगा बेटा 1 ppm। मिटा दें, वन ppm। देखना बेटा, अब आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज हिंदी में कहेंगे, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। देखना बेटा, यहां पर रेशियो ऑफ moles of one component to that of total component। ratio of moles of one component to that of total component। तो एक कंपोनेंट का मोल तथा टोटल कंपोनेंट के मोल का रेशियो जो होगा क्या कहलाएगा बेटा मोल प्रभाज। प्रभाज का मतलब क्या होता है टुकड़ा। हमारे हाथ में एक पेन है, इसके मान लो 3 टुकड़े कर दें और सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1। मतलब जो फ्रैक्शन का सम होगा हमेशा क्या होगा 1 होगा। देखना बेटा, यहाँ पर मान लो आपका एक मिक्सचर है जिसमें A के N A मोल, B के कितने मोल हैं एन बी, और सी के कितने मोल हैं सी। मतलब 3 कंपोनेंट है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए के एन ए मोल, बी के एन बी मोल और सी के एन सी मोल। तो यहां पर लिखना बेटा क्या लिखोगे एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एन ए, यहां पर क्या लिखोगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहां पर एक्स बी जिसका मोल प्रभाव निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अब यहां पर देखो सभी को जोड़ दो तो वैल्यू कितना आ जाएगी ठीक है ना। तो सबको जोड़ोगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 1 आएगी। यहां पर ध्यान देना, मान लो आपके पास 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो ए का मान लो एन ए मोल है और बी का कितना है एन बी। ए को हम सोल्यूट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सोल्यूट। बी को क्या बोल रहे हैं सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो यहां पर आप बताओ एक्स ए क्या लिखा जाए भैया एक्स ए एन ए प्लस एन ए बटे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एक्स बी क्या लिखा जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और भैया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अच्छा, अगर ए सोल्यूट है, ए को क्या बोल रहे हो सोल्यूट, तो सोल्यूट का जो फ्रैक्शन होगा हमेशा आधे से कम होगा, या अगर बहुत ज्यादा है तो आधे के बराबर होगा। और एक्स बी कितना लिखना चाहोगे, या तो आधे से ज्यादा होगा और बहुत कम है तो आधे के बराबर होगा। इसको मिटा दें।
माफ किए तुमको जाने के लिए चल कॉलेज से बता चुके हैं। हाँ बता दे सर मैंने आपको ये बता हाँ बेटा तो ये हो रहा था आगे चल जाए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी भैया आप लोग समझिएगा, यहां पर देख ही रहे हो, ठीक है। वी नो यहां पर एक्स ए इक्वल टू क्या एन ए अपॉन क्या लिखा है एन बी। एक्स बी क्या लिखा बेटा एन बी एन ए प्लस एन बी। देखना भैया यहां पर इक्वेशन 1 और इसको क्या कहते हैं 2, तो एक्स ए अपॉन क्या लिखोगे एक्स बी। यहां पर अब देखना बेटा ध्यान दो, डायरेक्टली लिख रहे हैं, अगर इसका रेशियो लोगे डिवाइड करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सीधे क्या लिख रहे हैं एन ए अपॉन एन बी। हो गया ना? यस सर। अच्छा इधर देखो बेटा, यहाँ पर एक्स ए तो आपने लिखा ही है, एक्स बी भी लिखा है। एन ए मतलब मोल होता है तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर भी मोल तो ये मास अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसको अगर अरेंज किया जाए तो एक्स ए अपॉन एक्स बी हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये एम बी ऊपर आ जाएगा। एक दिन बताया कि इस तरह का रन करना डब्ल्यू बी। ध्यान देना बेटा एम बी से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया जाए तो एक्स ए अपॉन क्या हो जाएगा एक्स बी। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा एम बी, क्योंकि एम बी से डिवाइड किया है। और यहाँ पर देखो ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक्स एम बी से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर क्या आ गया एम बी, यहाँ पर एम बी से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला एम बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी। दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो एक्स ए अपॉन एक्स बी, यहाँ पर एन बी गुणे यहाँ पर कितना 1000, और यहाँ पर भैया डब्ल्यू ए यहाँ पर एम ए गुणे 1000, यहाँ पर क्या डब्ल्यू बी। इसको आपने मोलरिटी बोला था, स्मॉल एम क्या बोला था मोलरिटी, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था ना, तो आ गया रिलेशन। इधर पुट करने का तो डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब डायरेक्ट लिखेंगे तो आप भूलोगे भटकोगे। तो यहाँ पर स्मॉल एम इक्वल टू बेटा एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू 1000 अपॉन बेटा एम बी, ये रिलेशन है। और ध्यान देना इधर देखो एक्स ए इक्वल टू स्मॉल एम प्लस 55.56, ये है किसके लिए हाँ किसके लिए फॉर एक्वस सॉल्यूशन ओनली। अगर एक्वस सॉल्यूशन है जलीय विलयन है तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एम मोलरिटी समझ ही रहे हो, और ये जो एक्स है क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
हो गया भैया? यस सर। लड़कों की संख्या घट रही है, लड़कियों की बढ़ रही है, ऐसा क्यों? हाँ, बच्चे हमारी बात समझ रहे हैं, बच्चे नहीं? समझ गए सर। मिटाएं इसको? आप लोग संख्या ज़्यादा हो गई, आप लोग 2 रो ले लो, इन लोगों के भगवा 2 रो कर दो, समझ रहे हो ना? चलो अब देखो कुछ फार्मूले बताए गए बेटा, इस पे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यस सर। आप लोग जब ऑब्जेक्टिव बुक बनाओगे देखोगे, ऐसा नहीं बस हम बोल रहे हैं कि आया हुआ है, देखिएगा सब जो बता दिए वो आए हुए हैं, ठीक है? लिखिए। क्वेश्चन है, यस सर। फाइंड मोल फ्रैक्शन of glucose in its 1 molar aqueous solution. In its 1 molar aqueous solution. भैया इधर देखना बेटा, 1 मोलल कहा गया, ध्यान देना। 1 मोलल मतलब मोलरिटी कितना है, और एक्वस बोला गया मतलब जली, और जली के लिए एक्वस सॉल्यूशन के लिए फार्मूला ये ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या, XA इक्वल टू स्मॉल m प्लस 55.56, तो 1 प्लस 55.56 1/56.56 that is 0.018। अगला क्वेश्चन जो फार्मूला बता दिया गया उस पे, अगला क्वेश्चन जो फार्मूला बता दिया उस पे, in solution of iodine and benzene, mole fraction of iodine is 0.2. Find molarity of solution. In solution of iodine and benzene, mole fraction of iodine is 0.2. Find molarity of solution. Find molarity of solution. ठीक है? तो यहाँ पर देखना भैया, XI2 प्लस X बेंजीन इक्वल टू कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो I2 कितना है, 0.2, बेंजीन नहीं मालूम, कितना हो गया, 1। तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8, तो कितना हो गया बेटा, 0.8। XB इक्वल टू 0.8 हो गया। अच्छा अब बताओ, आयोडीन और बेंजीन में सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट बेंजीन है, सोल्यूट I2। हाँ, सोल्यूट कौन है, सोल्यूट आयोडीन है जो कम है, सोल्यूट आयोडीन है जो कम है, वो सोल्यूट है। तो यहाँ पर ध्यान दो, फार्मूला क्या लिखा जाए, XI2 लिखा जाए ना, और X बेंजीन मतलब सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन mv, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल m। तो आयोडीन का मोल प्रभाव है 0.2, बेंजीन का 0.8, 1000। ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, नॉट बेंजीन, सॉल्वेंट।
यहाँ पर बेंजीन सॉल्वेंट है, लेकिन हमेशा बेंजीन ही सॉल्वेंट हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है कौन, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला C6H6, तो मॉलिक्यूलर मास का 78 इक्वल टू स्मॉल m। ये सॉल्व करोगे अपन नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 250 बटे 78 इक्वल टू स्मॉल m। तो स्मॉल m सॉल्व करोगे हमें लगता है 3.2 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.2। In a gaseous mixture, अगला क्वेश्चन, in a gaseous mixture 2 mole A, 3 mole B and 5 mole C are found. Find mole fraction of each component. हमें तो नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, भैया है किसी कोई प्रॉब्लम? देखना बेटा, तो x a इक्वल टू क्या, n a अपॉन टोटल a, तो n a कितना है 2, टोटल कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना आ गया 2 अपॉन 10, that is 0.2। x b n b अपॉन टोटल करो बेटा 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5, that is 3 अपॉन 10, 0.3। x c भैया 5 अपॉन सीधे चल लेते हैं। अब इन सबको जोड़ो, देखो वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी, आएगी। मिटा दो इसको, चलो एक क्वेश्चन और, find mole fraction of each component in aqueous solution of 64% by mass of solute A, molecular mass 128। अच्छा, इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी बच्चे को? कहीं अगर दिक्कत हो गई तो बता देना बेटा, है ना। कोई वर्ड अगर समझ में ना आए तो बता देंगे उसको। जब आप यहाँ पे आए हो तो आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्या कहा गया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट।
कंपोनेंट हिंदी में घटक बोलेंगे। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 64% बाय मास ऑफ सोल्यूट ए। तो जो परसेंट है वो सोल्यूट का मास होता है हमेशा। तो डब्ल्यू ए कितना हो गया, कितना हो गया 64। अच्छा जब देखो परसेंट कह दिया जाए तो सॉल्यूशन 100 लेंगे, पिछले लेक्चर बताया गया था। अब ग्राम लेंगे या वॉल्यूम, मास बाय मास का ना, तो ग्राम लेंगे। अगर बाय वॉल्यूम बोले होते तो ml। तो यहाँ पर W सॉल्यूशन लिखा जाएगा कितना बेटा 100। तो W ग्लूकोज W एक हो गया, W वाटर कितना हुआ 100 माइनस 64 दैट इज 36। कैसे जान लिया कि आपने वाटर है, एक को सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा Na, तो W अपान MW, तो W कितना है 64 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 128 1/2 दैट इज 0.5। NH2O W अपान MW बोलो बेटा 36, MW कितना 18, 2 आ गया। अब क्या लिखना है XA भैया Na अपान Na प्लस NH2, तो 0.5 प्लस 2, तो 0.5 यहाँ पर 2.5, तो सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/5.2। और X H2O NH2O NH2O Na, तो यहाँ पर कितना 2/2 प्लस 0.5, तो 2/2.5 4/5 4/5 0.8 कितना हो गया 0.8 हो गया। सॉल्व करने आ गया। अब सॉल्व क्या कर लेंगे 0.8 0.2 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। हो गया ना बेटा। यस चलो a gaseous mixture contains equal mass of nitrogen and oxygen. Find mole fraction of each component. ध्यान से क्वेश्चन को समझो। एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें इक्वल मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास क्या है बराबर है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो यहां पर देखना भैया WN2, इसका मतलब क्या हो गया मास ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या WO2 बराबर W मान लो भाई, इक्वल मास है ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास बराबर है, मान लो कितना है W, तो N2 क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मास अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, तो W अपॉन कितना 28, NO2 W अपॉन MW, W अपॉन 32। नीचे बिठा दो भैया। इधर देखना। अब EXN2 तो क्या लिखोगे W/28 प्लस 4/2। ध्यान दो, तो W अपॉन 28 W अपॉन 32। पहले तो ध्यान देना, इसको ध्यान दो, इतने केवल इस इतने को सॉल्व करना है, इतने को है ना, तो ये 28 और कितना है 32, तो LCM ले लिया जाए,
एलसीएम का मतलब इसको 28 into 32 कर दे रहे हैं। अब इससे इसको डिवाइड करो तो 28 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 32। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे डिवाइड करेंगे 28 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 32। डब्ल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 32 डब्ल्यू। अब वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा 32, बचा कितना बेटा 28 डब्ल्यू। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ गया 60 डब्ल्यू, और ये कितना आ गया 28 into 32, और ऊपर वाला जो है वो रहेगा, ये केवल नीचे वाले को सॉल्व किया था। तो क्या बचेगा W/28। अब ध्यान दो, आपको पढ़ाया गया था, एक दिन समझाए थे A/B, यहाँ पर C/D ऐसे है। तो क्या करते हैं A और D ऊपर आ जाएगा, A into D, यहाँ पर B into C। अगर ऐसे किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W into और ये क्या आ जाएगा 60, सॉरी यहाँ पर 28 है into 60 W। तो ये 28 को कैंसिल हो जाएगा, W कैंसिल हो गया, बचा कितना बेटा, तो 2 4 से काट दिया जाए 8 और 4 कितना आ गया 8/15 5.33 10 ठीक है। तो बहुत हड़बड़ी एग्जाम में नहीं करना चाहिए, ठीक है। जल्दी करो, लेकिन कई बार जल्दी करनी हो जाती है। हाँ, तो अब x into कितना आ गया बेटा 8/15। तो x/2 कितना आ जाएगा 1 - 8/15, तो कितना आ जाएगा 7/15। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें लगता है मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी एक क्वेश्चन आप चाहे जितना करो, ठीक है। मोल परसेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। चलो ना, यहीं पर ध्यान रखना। अगर यहीं पर ऑक्सीजन का मोल परसेंट पूछ लिया जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो x A 100 लिख रहे हैं, तो यहां पर x A into 100 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ाएंगे मोल परसेंट ऑफ A, क्या पढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A into 100। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर जोड़ा जाए बेटा, तो x A 100 प्लस x B 100 जोड़ने पर कितना आएगा 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया गया ना। इधर का इसको लिख लेना मास फ्रैक्शन। सेम वे रेशियो ऑफ मास ऑफ one component to that of total component। कोई अंतर नहीं है। इधर देखना, यहां पर मान लो आपके पास 2 कंपोनेंट हैं A और क्या है B। तो A का मास मान लो आपने WA ले लिया, B का मास क्या ले लिया WB। तो यहां पर अल्फा A इक्वल टू क्या लिखोगे WA, यहाँ पर WA प्लस WB, और अल्फा B इक्वल टू क्या लिखो बेटा WB WA प्लस
WB। फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है? 1। अल्फा A प्लस अल्फा B इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। मास परसेंट अगर कहा जाए तो इसको आप साथ पढ़ चुके हो। यहाँ पर ध्यान दो, अल्फा A 100, मास परसेंट इक्वल टू कितना? मास फ्रैक्शन इनटू 100। अब ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो आप अल्फा A 100 लिख रहे हो, तो यहाँ पर अल्फा A इनटू क्या लिखोगे? 100। अब देखो बेटा, अल्फा A 100 यहाँ पर लिखना WA, यहाँ पर WA प्लस WB इनटू कितना? 100। अब अगर इसको ध्यान से समझिए, देखो WA को सोल्यूट मान लो, तो ये सोल्यूट हो गया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया, तो मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इसको परसेंट स्ट्रेंथ करके पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया, तो ही तो है। जिसको मास परसेंट अभी कह रहे हैं, इसको परसेंट स्ट्रेंथ करके पढ़ चुके हैं, तो पढ़ा जा चुका है। चलो, आज लाइट नहीं थी क्या? भैया इसको उठा दो। अच्छा, आपको कंसंट्रेशन टर्म में ध्यान दो, परसेंट स्ट्रेंथ पढ़ा है, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में पढ़ा है, नॉर्मलिटी पढ़ा है, मोलरिटी पढ़ा है, मोलरिटी पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, मोल मास फ्रैक्शन पढ़ा है। इसमें पूछा जाता क्या क्या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो जिसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड नहीं है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन, इसमें वॉल्यूम है कहीं देखा? आवाज नहीं, तो नोट करके लिख लेना, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन is independent of temperature। तो मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। बेटा आपकी अगली हेडिंग है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में दो पार्ट है, एक है कंसंट्रेशन टर्म और दूसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कंसंट्रेशन टर्म तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? हिंदी में अनुसंख्य गुणधर्म। ध्यान दो, हिंदी का अगर नाम देखो इसका, तो नाम से क्लियर है, मतलब सॉल्यूशन का वो गुण जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स, बोलो, अपॉन नंबर ऑफ molecules of solute or number of moles of solute or mole fraction of solute। ध्यान रखना, तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा।
सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर मतलब मॉलिक्यूल्स की संख्या पर या मोल किसके सोल्यूट के अणुओं की संख्या पर, सोल्यूट के मोलों की संख्या पर या सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, उसको क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिपेंड नहीं करती है किस पर? नेचर ऑफ सोल्यूट। फोर टाइप की होगी। कितने टाइप का? कौन कौन से? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में क्या कहेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंट को? व्यापक। व्यापक का मतलब क्या होता है? जिसकी चर्चा ज्यादा हो, जिसकी चर्चा क्या हो? ज्यादा हो। क्यों चर्चा ज्यादा होती है? क्योंकि इसका यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने में। एज यूज for determination of molecular mass of solute या पॉलीमर। सोल्यूट तो सब डिटरमाइन करेंगे। ध्यान रखो, फिर से सुनो, बस छोड़ रहा, बस ये खत्म कर दे, 2 लाइन बस। यहाँ पर ध्यान दो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप कहें कि इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा व्यापक कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है? क्योंकि इसका यूज पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन में करते हैं। और बस एक क्वेश्चन, which one is CP? Which one is CP? Colligative property. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। Which one is not CP? भैया lowering in vapor pressure, osmotic pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point. Which one is not CP? Lowering. अब देखो, अभी तो बोर्ड पे लिखा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो तब तक थोड़ा बहुत भूल भी चुके रहे होते हैं। लोअरिंग वेपर प्रेशर याद आता है, नहीं ध्यान आता कि रिलेटिव है या लोअरिंग है केवल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कल इन पे मतलब इन पे अब एक एक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट बंद करो।